एपिसोड 5 की शुरुआत होती है यूनह्वान और उसके असिस्टेंट की कन्वर्सेशन से। एसोसिएशन ने उसका काउंसलिंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था, इसीलिए क्लिनिक फिलहाल बंद था। असिस्टेंट उससे पूछता है कि अब वो क्या करेगा। तब यूनह्वान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मुझे एक नई साइड जॉब मिल गई है मैनेजर की, और ये मैनेजर कोई और नहीं बल्कि यू जियान की जॉब थी। दूसरी तरफ जियान फौरन एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाती है और यूनह्वान से उस पर साइन करवा लेती है, लेकिन यूनह्वान एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि इस जॉब के बारे में उसकी बहन सोंगह्वान और घर वालों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। जियान उसकी बात मान लेती है और दोनों ऑफिशियली साथ काम करना शुरू कर देते हैं। अब सिर्फ मैनेजर और एक्ट्रेस का रिश्ता नहीं बल्कि टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशन भी शुरू हो जाता है। यूनह्वान जियान की एक्टिंग इम्प्रूव करने के लिए उसके इमोशंस पर काम करवाना शुरू करता है। वो उसे सिर्फ डायलॉग्स या एक्सप्रेशन नहीं सिखाता बल्कि ये समझाता है कि असली एक्टिंग तब होती है जब एक्टर कैरेक्टर के इमोशंस को सच में महसूस करे। इसी बीच दोनों अपनी सबसे बड़ी मिस्ट्री का भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी इमोशनल ट्रांसफरेंस। वो चेक करते हैं कि आखिर कितनी दूरी तक वो एक दूसरे के इमोशंस और थॉट फील कर सकते हैं। काफी टेस्ट के बाद उन्हें पता चलता है कि ये कनेक्शन सिर्फ 50 मीटर्स के अंदर ही काम करता है। अगर वो इस डिस्टेंस से ज्यादा दूर चले जाएं तो उनका कनेक्शन खत्म हो जाता है। कुछ दिन बाद जियान को उसके नए ड्रामा के कैरेक्टर हीजू के लिए फाइनल डिस्कशन और ऑडिशन देना होता है। इस बार वो पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करती है, उसकी मेहनत रंग लाती है और आखिरकार उसे ये रोल मिल ही जाता है। ये उसके कमबैक का पहला स्टेप था। सिर्फ ड्रामा ही नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता उसे फोटोशूट्स और एंडोर्समेंट की ऑफर्स भी मिलना शुरू हो जाती हैं। मतलब उसका करियर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ट्रैक पर आ रहा था। लेकिन ये सब देखकर ईजिन बिल्कुल खुश नहीं होती। उसे लग रहा था कि जियान दोबारा उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बनने वाली है। उधर जियान और यूनह्वान रोल की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं। प्रैक्टिस के दौरान जियान एक पर्सनल सवाल पूछ लेती है। वो कहती है, तुम इतनी गहराई से इमोशन को कैसे महसूस कर लेते हो? ये सवाल सुनकर यूनह्वान कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये क्वालिटी उसने अपने फादर से सीखी थी। और इसी बात के साथ एक और पेनफुल फ्लैशबैक शुरू होता है। हमें उस दिन का पूरा सच पता चलता है जिसने उसके घर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। जिस दिन बिल्डिंग में आग लगी थी उस दिन यूनह्वान ने बिना सोचे समझे अपने फादर का एस्थमा इनहेलर उठा लिया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके फादर को उस इनहेलर की कितनी जरूरत पड़ेगी। जब उसके फादर उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए दोबारा जलती हुई बिल्डिंग के अंदर गए तब उन्हें एस्थमा अटैक आ गया और इनहेलर उनके पास था ही नहीं। इस हादसे के दौरान सोंगह्वान भी मलबे के नीचे आ गई और हमेशा के लिए पैरालाइज हो गई। ये सब याद करते ही यूनह्वान खुद को ही इस ट्रेजेडी का जिम्मेदार समझने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, काश उस दिन मैं ठीक ना होता, काश मेरी जगह किसी और की जिंदगी बच जाती। जियान उसके चेहरे पर इतना गहरा दर्द देखकर बिल्कुल चुप हो जाती है। इस बार वो कोई डायलॉग या लेक्चर नहीं देती, बस आगे बढ़कर उसे हक कर लेती है। ये शायद पहली बार था जब किसी ने सिर्फ उसके दर्द को महसूस किया था। इसी दौरान जियान को एक और इम्पोर्टेंट बात समझ आती है। उसे रियलाइज होता है कि जब भी वो और यूनह्वान एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो इमोशनल ट्रांसफरेंस रुक जाती है। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए जियान अचानक उसके और करीब आ जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन यूनह्वान इतना घबरा जाता है कि फौरन वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह जियान को अपनी हरकत याद आती है और वो शर्म से पानी पानी हो रही होती है, लेकिन बाहर उसके लिए एक और सरप्राइज इंतजार कर रहा होता है। यूनह्वान पहले से ही उसके घर के बाहर खड़ा होता है और इस बार कुछ अजीब होता है। अब यूनह्वान जियान के थॉट्स सुन सकता था, मतलब इमोशनल ट्रांसफरेंस उल्टा हो चुका था। अब सिर्फ जियान ही नहीं, यूनह्वान भी उसके दिल की बातें सुन रहा था। और जैसे इतनी टेंशन काफी नहीं थी, एक रिपोर्टर भी जियान के खिलाफ एक और नेगेटिव आर्टिकल लिखने में लगा हुआ होता है। सेट पर पहुंचने के बाद जियान की हालत और भी खराब हो जाती है। वो अपनी लाइंस ठीक से बोल ही नहीं पा रही होती। इसी बीच वो मैलिशियस न्यूज आर्टिकल भी वायरल होना शुरू हो जाता है। प्रोडक्शन टीम पैनिक में आ जाती है।
सब लोग जियान को ही प्रॉब्लम समझने लगते हैं। सिचुएशन को संभालने के लिए यूनह्वान जानबूझकर सबका अटेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट करता है ताकि जियान को थोड़ा वक्त मिल सके। बदकिस्मती से शूटिंग रोक दी जाती है और प्रोडक्शन कंपनी फैसला करती है कि फिलहाल जियान को प्रोजेक्ट से हटा दिया जाए। ये सुनते ही जियान का हौसला टूट जाता है। वो गुस्से और मायूसी में वहाँ से निकल जाती है। उसे लगता है कि जितनी भी मेहनत उसने की सब बेकार चली गई। वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो सब कुछ छोड़ देगी, लेकिन यूनह्वान उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। वो उसे समझाता है, अगर तुम अब हार मानकर क्विट कर दोगी तो दुनिया यही समझेगी कि बुलिंग वाला इल्जाम सच था। ये बात जियान को बिल्कुल ठीक लगती है। उधर जे रोड एंड एंटरटेनमेंट के ऑफिस में सीईओ और उसका असिस्टेंट जियान के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोनों ये डिस्कस करते हैं कि स्कैंडल के बाद अब जियान की मार्केट वैल्यू कितनी रह गई है। तब पता चलता है कि सीईओ का असली प्लान कभी भी जियान की मदद करना नहीं था। वो चाहता था कि कंट्रोवर्सी के बाद जब जियान मजबूर हो जाए तब वो उसे वापस एजेंसी में लाकर उससे कम पैसे और ज्यादा कंडीशंस पर कंट्रोल कर सके। यानी वो सिर्फ जियान की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। फिर वो किसी अननोन इंसान को फोन करके सारी सिचुएशन बताता है। ड्रामा इस आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता, लेकिन इशारा मिलता है कि शायद वो इंसान जियान की माँ हो सकती है। दूसरी तरफ छा यूनह्वान इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो जियान के पुराने मैनेजर से बुलिंग और पावर एब्यूज स्कैंडल के बारे में डिटेल में बात करता है। बातें सुनकर उसे एक चीज बहुत सस्पिशियस लगती है। इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, लेकिन जियान की पुरानी एजेंसी ने उसकी तरफ से सच सामने लाने की कोई प्रॉपर कोशिश ही नहीं की। ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जैसे किसी ने जानबूझकर जियान को अकेला छोड़ दिया हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिस असिस्टेंट मी जियोंग ने वीडियो लीक की थी वो इंसिडेंट के बाद से ही गायब थी। उसके बिना सच तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। हैरानी की बात तो ये भी थी कि जियान को खुद भी उस वायरल वीडियो के बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था। यूनह्वान उसे फोन करता है ताकि उसका हाल पूछ सके, लेकिन जियान उसकी कॉल रिसीव ही नहीं करती। इसलिए यूनह्वान खुद ही केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है। वो वायरल वीडियो को बार बार देखकर एनालाइज करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस होता है कि इस वीडियो में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जैसे किसी ने सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया हो। अगली सुबह वो पुलिस स्टेशन जाकर एक डिटेक्टिव से मिलता है। वो उस डिटेक्टिव से रिक्वेस्ट करता है कि किसी भी तरह मी जियोंग को ढूंढा जाए, क्योंकि अब वही इस पूरे स्कैंडल की सबसे इम्पोर्टेंट विटनेस थी। उधर जियान अपनी रूटीन के मुताबिक कन्वीनियंस स्टोर से स्पार्कलिंग वाटर खरीद रही होती है। वापस आते वक्त उसकी नजर हायुल पर पड़ती है। कुछ बच्चे उसे छेड़ रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि उसकी माँ कहाँ है। हायुल रोते हुए कहती है कि उसकी माँ है और फिर अचानक जियान की तरफ इशारा करके झूठ बोल देती है कि ये मेरी मॉम है। जियान एक पल के लिए सरप्राइज हो जाती है, लेकिन वो हायुल का दिल रखने के लिए उसका साथ देने लगती है। बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। बाद में जियान और हायुल प्लेग्राउंड में बैठकर बातें करते हैं। हायुल घर जाना ही नहीं चाहती। वो उदास होकर कहती है कि मेरी मॉम मुझसे प्यार नहीं करती। ये बात सुनकर जियान को अपना बचपन याद आ जाता है। वो प्यार से हायुल से कहती है, कुछ मॉम्स वाकई अपना प्यार दिखाना नहीं चाहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार के लायक ही नहीं। फिर जियान उसे अपने घर ले जाने का प्लान बनाती है और कहती है कि वो उसके लिए खाना बनाएगी। लेकिन जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, जियान की नजर यूनह्वान पर पड़ती है। उसे देखते ही वो घबरा जाती है और फौरन अपना प्लान कैंसिल कर देती है। हायुल उदास हो जाती है। बाद में यूनह्वान हायुल को संभाल लेता है और फिर जियान के घर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे एहसास होता है कि जियान अपने इमोशंस को जबरदस्ती दबा रही है। वो उसके घर के अंदर चला जाता है और एक अजीब सी रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि मेरे लिए खाना बना दो। जियान हैरान हो जाती है। तब यूनह्वान उसे याद दिलाता है कि उसने खुद कहा था कि जब वो किसी और को खाना खाते हुए देखती है तो उसे सुकून मिलता है। जियान मान जाती है और उसके लिए खाना बना देती है, लेकिन खुद सिर्फ एक कप चाय लेकर बैठती है। डिनर के दौरान दोनों हल्का फुल्का मजाक भी करते हैं। फिर यूनह्वान उसे सीरियस होकर पूछता है, क्या तुम वाकई सब कुछ छोड़ना चाहती हो? जियान खामोश हो जाती है। तब वो एक बड़ा प्रॉमिस करता है। वो कहता है कि अगले 3 महीनों में वो जियान का नाम भी साफ करेगा और उसका करियर भी वापस लाएगा। बस एक कंडीशन है,
जियान को खुद पर यकीन रखना होगा और यहीं से उनकी कमबैक मिशन की शुरुआत होती है। यूनह्वान सबसे पहले अपने दोस्त और हायोल को भी इस मिशन में शामिल कर लेता है। उनका पहला टारगेट होता है लोगों को जियान का असली चेहरा दिखाना, यानी उसके चैरिटी और अच्छे कामों को पब्लिक तक पहुंचाना। साथ ही यूनह्वान एक रिपोर्टर से भी कांटेक्ट करता है ताकि जियान के बारे में एक पॉजिटिव आर्टिकल पब्लिश हो सके। लेकिन वो सिर्फ इतने पर नहीं रुकता, वो सीधा डायरेक्टर मून के पास भी चला जाता है। उसका प्लान होता है कि जियान को उसके प्रोजेक्ट में कम से कम एक सपोर्टिंग रोल मिल जाए। अगर जियान ये रोल हासिल कर लेती है तो प्रोडक्शन भी कंटिन्यू रहेगी और उसे प्रोजेक्ट से निकाला भी नहीं जाएगा। जब यूनह्वान ये प्लान जियान को बताता है तो जियान फौरन मना कर देती है। उसे सपोर्टिंग रोल बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन यूनह्वान उसे समझाता है कभी कभी नीचे से दोबारा शुरू करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। वो कहता है कि रिजेक्शन और इग्नोर होने के दर्द महसूस करना भी जरूरी है, तभी उसकी एक्टिंग और इमोशंस और भी स्ट्रॉन्ग होंगे। बाद में दोनों फिर इमोशनल ट्रांसफरेंस की मिस्ट्री डिस्कस करते हैं। यूनह्वान सोचता है कि शायद उस कनेक्शन के रिवर्स होने की वजह वो किस थी जो जियान ने उसे की थी, लेकिन फिर वो एक और शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है जब हम पहली बार मिले थे उस दिन भी हमने किस की थी। जियान ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। यूनह्वान बताता है कि जब जियान उसके ऑफिस में बेहोश हुई थी तब इमरजेंसी की सिचुएशन में यूनह्वान ने उसे CPR दिया था और शायद वही इमोशनल ट्रांसफरेंस की शुरुआत थी। अब अगर कनेक्शन को नॉर्मल करना है तो शायद एक और केस ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। जियान बिना ज्यादा सोचे उसकी बात सुनते ही उसके करीब आती है और इस बार वो वाकई यूनह्वान को किस कर देती है। यूनह्वान पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।